और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, इस विमान हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। आज हर कोई बारामती से लेकर मुंबई तक हर किसी की आंखें नम हैं। जिस तरह का कनेक्शन यहां अजित पवार का वहां के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से रहा है, चाहे वो परिवार के अंदर हो, पार्टी के अंदर हो या पार्टी से बाहर हो, हर आम जन से उनका बात करने का एक ही अंदाज होता था, जिसके कायल सभी थे। और इसीलिए आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उन्हें आज सभी याद कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं। रमन और गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, अगर हम पार्टी के भविष्य, क्योंकि इस पार्टी को इतने कम वक्त में जिस तरह से मजबूती के साथ अजित पवार ने खड़ा किया था, अब उस पार्टी का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नियति को क्या मंजूर था। जिस बारामती को सजाने संवारने के लिए अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ पूरी ताकत झोंक दी, जी जान से वो लगे रहे, उसी बारामती के आसपास आज उनका विमान क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। हम गौरव से जानना चाहेंगे कि गौरव, जिस तरीके से बारामती में लोकसभा के चुनाव में उनकी पत्नी खड़ी थी लेकिन वो चुनाव हार गई, आपको लगता है कि इससे काफी ज्यादा आहत से झटका लगा था उनको? देखिए, जाहिर तौर पे बारामती की सीट की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 1991 में पहली बार वो बारामती लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे। उस वक्त शरद पवार राज्य की राजनीति में थे, लेकिन उसी सीट को अजीत पवार ने खाली कर दिया और उसके बाद से उस सीट से शरद पवार चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीते और उसके बाद वो केंद्र में आकर रक्षा मंत्री बने। उस समय वो उस लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की राजनीति में शरद पवार शिफ्ट हो गए थे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से एक पावर मैनेजर, सिर्फ एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं थे अजित पवार, इस वक्त वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक पावर मैनेजर के तौर पर उनको देखा जाता था। और खासकर बारामती इलाके की अगर बात कर लें तो 1982 से उनका राजनीतिक सफर, ठीक है, शरद पवार की उंगली पकड़कर ही उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला एक छोटा चुनाव लड़ा था उन्होंने चीनी का जो सहकारी मिल होता है उसके बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर। और वहाँ जमीन पर जब 1995 के आसपास जब शरद पवार दिल्ली शिफ्ट हो गए, केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए, तब से लेकर आज तक लगातार वो शरद पवार और एनसीपी के लिए लगातार वहां जमीन पे काम करते रहे। तो जाहिर सी बात है, जब 2023-24 में एक तरह से पूरा कंट्रोल ओरिजिनल एनसीपी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, उसका उसने अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा करवाया और जाहिर तौर पे जब वो चुनाव हारी तो एक झटका उनको जरूर लगा। लेकिन एक सामान्य बात ये थी, मोटे तौर पर पवार परिवार में इस चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, वाद विवाद सत्ता समीकरण की वजह से आप कहां जाते हैं ये एक अलग विषय है। चूंकि राजनीति में आप हैं तो सत्ता के लिए ही हैं, जाते हैं, लेकिन पारिवारिक कटुता उन लोगों के बीच में काफी कम आई है। सीट परिवार के पास रहा, ये इसको लेकर भी एनसीपी का दोनों खेमा संतुष्ट था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से लोकल स्तर पर वो वहाँ राजनीति करते थे और वैसे में उनकी पत्नी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है ये उनको झटका जरूर लगा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि एक बार देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार किसी की भी हो लेकिन डिप्टी सीएम अजीत पवार ही होते हैं। देखिए, बिल्कुल, अजीत पवार महाराष्ट्र में 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं और जाहिर सी बात है 2019 का वो साल था जो कि मैंने जिक्र भी किया। उस वक्त से ही कहीं ना कहीं पारिवारिक कटुता, पारिवारिक नहीं आप कहें, राजनीतिक तौर पर कटुता पवार परिवार में आ गया था। जब 2019 में ही सुबह 5 साढ़े 5 बजे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उन्होंने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली थी, वो प्रूव नहीं कर पाए मेजोरिटी। उसके बाद उसी साल 19 में ही फिर उद्धव ठाकरे सीएम बने, उसमें भी उन्होंने डिप्टी सीएम पद का शपथ लिया। तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की राजनीति में दिग्गज नेता थे, 6 बार डिप्टी सीएम रहे। लेकिन ऐसा मलाल उन्होंने मंच से भी कई बार वो कह चुके हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं। आपको याद होगा उनका बयान है, राजनीतिक तौर पे खुलेआम मंच से उन्होंने कहा था कि आज तक मैं डिप्टी सीएम बनता रहा हूं, अब मैं सीएम बनना चाहता हूं। तो ये मलाल शायद 66 साल की उम्र में आज जो प्लेन क्रैश हुआ, ये जो एक राजनीतिक इच्छा उनके अंदर थी वो उनके साथ ही चली गई। वो सीएम नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में एक कद्दावर नेता से भी ज्यादा आप कहें कि आज की राजनीति मैनेजमेंट की राजनीति है, तो पावर मैनेजर के तौर पर उनको देखा जाता था। किस तरह से शरद पवार है जिसका हाथ पकड़कर वो राजनीति में आए, लास्ट में 2023-24 में उनसे
पूरी की पूरी एनसीपी का जो सिंबल समेत तमाम कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो ये एक पावर मैनेजर कर सकता है और कद्दावर नेता कर सकता है। पारिवारिक रिश्ते अलग चीज है, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं 23-24 की अगर बात कर लें तो वो पटखनी देने में कामयाब रहे उसी चाचा को जिसकी उंगली पकड़कर वो आगे आए थे। तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक तौर पे आप कहेंगे टैलेंटेड थे, पावर मैनेजर थे, और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। दोनों परिवार एक हो सकता है, इस बात की संभावना लगातार जताई जा रही है। कार्यकर्ता चाहते हैं, एनसीपी के नेता चाहते हैं, प्रफुल्ल पटेल तक ने भी कई बार कहा कि हम चाहते हैं कि शरद पवार हमारे साथ आएं, हमारे साथ अगुवाई करें, वो हमारे लिए भगवान के समान हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अजीत पवार की मौत के बाद जो परिस्थिति उभर कर सामने आ रही है, क्या उनकी पत्नी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी, जो राज्यसभा सांसद है? देखिए बिल्कुल उनकी पत्नी चलिए के ऊपर ठीक बड़ी है रमन, जिम्मेदारी आप बने है और रहिएगा, आप बने रहिएगा, क्योंकि राजनीतिक हलकों में इस वक्त चर्चा का बहुत बड़ा विषय इस वक्त ही बना हुआ है।